एक मेरा दोस्त था, वो अपनी गर्लफ्रेंड को उसके बर्थडे पे कुछ गिफ्ट देना चाहता था, तो उसने मुझसे एडवाइस मांगी। तो मैंने बोला कि तो गोल्ड इयरिंग्स दे दे, क्योंकि गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी हो जाता है और इयरिंग्स एक काफ़ी अच्छा नाइस गिफ्ट भी है। तो मेरे दोस्त ने बोला कि अगर मुझे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ देना होगा तो मैं उसको डायमंड रिंग दूंगा, वो ज़्यादा वैल्यूएबल होती है और उसको डायमंड ज़्यादा पसंद है। तो मैंने उसको बताया कि डायमंड इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, और शायद मुझे ये फील हुआ कि ये डाउट या ये मिसकंसेप्शन बहुत सारे लोगों का है कि वो डायमंड को एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखते हैं। तो आज की इस वीडियो से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ थ्रू डेटा एंड एनालिसिस एंड पास्ट हिस्टोरिकल रिटर्न्स कि डायमंड इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। ये आपको भी पता है कि डायमंड्स को हम एंगेजमेंट्स में, मैरिज एनिवर्सरीज में, बर्थडे में एज अ गिफ्ट देना प्रेफर करते हैं, बिकॉज वो एक रेयर वैल्यूएबल चीज़ भी है, एक्सपेंसिव भी है। अगर आप थोड़ा बहुत भी फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स को फॉलो करते हैं तो आपने ये ज़रूर सुना होगा कि कंट्रीज गोल्ड रिजर्व रखती हैं, ना कि डायमंड रिजर्व। या अगर आप बैंक्स में भी लोन लेने जाएंगे ना तो गोल्ड को एज अ कोलेट्रल रख सकते हैं। गोल्ड एज अ कोलेट्रल वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। मनी लेंडर से भी अगर आपको पैसे चाहिए तो गोल्ड को एज अ कोलेट्रल रख के आप ले सकते हैं, बट डायमंड्स पर ना ही आपको लोन मिलता है और ना ही कंट्रीज डायमंड को एज अ रिजर्व रखती हैं। सो आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि क्यों डायमंड को एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं माना जाता, इवन दो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू गोल्ड। सो आज की वीडियो में हम 4 मेजर रीजंस देखेंगे कि क्यों डायमंड को एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं माना जाता। एंड उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि हमें नए साल पे ऐसे मोटिवेशन मिलती रहे और अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। सो मैं अनमोल शर्मा फिनलाइट की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। सो चलिए शुरू करें। सो पहला रीज़न आ जाता है इनकंसिस्टेंट प्राइसिंग। सो डायमंड की प्राइस को पता कर पाना एक बहुत ही इनकंसिस्टेंट प्रोसेस है, उसके पीछे कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं है। एंड डायमंड का प्राइस यूजुअली 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिसको यूजुअली डायमंड इंडस्ट्री में 4 C's के नाम से बोला जाता है: कलर, क्लैरिटी, कट, कैरेट, वेट। अगर मैं कलर की बात करूं तो डायमंड्स का कलर कलरलेस से लेके लाइट येलो तक होता है। कलरलेस बेस्ट क्वालिटी मानी जाती है एंड लाइट येलो बीइंग द लोएस्ट क्वालिटी। तो उस कलर के हिसाब से डायमंड्स को ग्रेडिंग की जाती है। क्लैरिटी मींस इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायमंड। अगर डायमंड क्योंकि नेचुरली माइंड होता है तो उसमें कुछ टाइप की इम्प्योरिटीज़ और इंटरनल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, सरफेस डिफेक्ट्स हो सकते हैं। सो क्लैरिटी के बेसिस पर भी डायमंड की सॉर्टिंग की जाती है कि वो कितना क्लियर है और उसमें कितनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ हैं, और उसकी ग्रेडिंग की जाती है। थर्ड, कट। एक रॉ डायमंड को कट करना पड़ता है बिफोर उसको पॉलिश किया जा सके और ज्वेलरी की फॉर्म में बनाया जा सके। तो उसकी कट क्वालिटी कितनी ज़्यादा अच्छी है, ताकि अगर वो फिनिश फाइनल जो डायमंड बने वो कितना ज़्यादा अच्छा दिखे, तो उसकी कट क्वालिटी पे भी डायमंड की ऐसे ग्रेडिंग की जाती है। सो फोर्थ इज कैरेट वेट। सो इट इज़ द फिजिकल वेट ऑफ द डायमंड, और 1 कैरेट इक्वल्स टू 0.2 ग्राम्स। एंड इसी प्राइस इनकंसिस्टेंसी की वजह से बहुत सारे फैक्टर्स क्योंकि इंक्लूडेड है प्राइस निकालने के लिए, तो आपको प्राइस यूजुअली नहीं पता चल पाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गोल्ड की प्राइजेस जाननी हो तो आप गूगल कर सकते हैं गोल्ड प्राइस इन इंडिया, आपको एक पूरा चार्ट आ जाता है कि लास्ट 10 साल से गोल्ड के प्राइसेस कैसे बढ़े हैं। बट इन केस ऑफ डायमंड कोई एक ऐसा स्टैंडर्डाइज प्राइस नहीं है डायमंड का कि आज की डेट में अगर आपको डायमंड का प्राइस पता करना हो तो गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको कोई सर्च रिजल्ट्स नहीं आएंगे। बट अब बात करते हैं कि चलो भले मान लेते हैं कि डायमंड के प्राइसेस इनकंसिस्टेंट रहते हैं, पता कर पाना मुश्किल है, बट डायमंड को एज एन इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो हिस्टोरिकली उसने क्या रिटर्न्स दिए। सो स्क्रीन पर आप एक डायमंड प्राइस इंडेक्स देख सकते हैं, विच इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द करंट मार्केट प्राइसिंग ट्रेंड फॉर द डायमंड्स। ये एक इंटरनेशनल एक स्टैंडर्ड है, एक इंडेक्स है DPI, एंड इसमें जो भी एवरेज रिटेल प्राइस पर कैरेट ऑफ लूज डायमंड्स होता है फ्रॉम द ज्वेलर्स अराउंड द ग्लोब, उसको फैक्टर इन किया जाता है और फिर ये इंडेक्स के थ्रू एक वैल्यू निकाली जाती है डायमंड की। सो उस चार्ट के थ्रू भी आप देख सकते हैं कि डायमंड के प्राइसेस कोविड से पहले काफ़ी ज़्यादा गिरे थे। अभी लास्ट 2-3 साल में वो DPI इंडेक्स बढ़ा है, बट स्टिल अगर आप एक 10 साल के होराइजन में देखें तो डायमंड ने बहुत अच्छे ज़्यादा रिटर्न्स नहीं दिए हैं। एंड स्क्रीन पर आप गोल्ड का चार्ट देख सकते हैं। सो सितंबर 2016 से दिसंबर 2022 तक ही गोल्ड ने ऑलमोस्ट 80% तक के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए। सो गोल्ड इज स्टिल अ बेटर इन्वेस्टमेंट देन डायमंड। बट ये मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है कि चाहे वो गोल्ड हो या डायमंड हो, अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इज इक्विटीज। जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो शायद ही कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो उसको बीट कर पाती है। जैसे कि आप निफ्टी 50 का चार्ट देख सकते हैं, तो जनवरी 2010 लास्ट डिकेड से अगर हम बात करें और आज की दिसंबर 2022 की बात करें तो
निफ्टी इंडेक्स ने ही 245% से भी ज़्यादा के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं, तो उस मामले में नहीं बीट कर पाता। बट क्योंकि आज की वीडियो डायमंड वर्सेस गोल्ड है, तो हम सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट इज रीसेल वैल्यू। कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन तब तक अच्छी होती है अगर आप उसको सेकेंडरी मार्केट में अच्छे प्राइस पर बेच पाएं। फॉर एग्जांपल, आपने गोल्ड परचेज किया, बट अगर आप गोल्ड को रीसेल में कहीं बेचना चाहें और किसी ज्वेलरी शॉप पर भी वापस बेचना है, तो वो लिक्विड मार्केट है, मतलब ईजिली अवेलेबिलिटी है और आप बेच पाते हैं। बट इन केस ऑफ डायमंड ये कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एंड डायमंड की रीसेल वैल्यू भी नहीं है, क्योंकि उसकी प्राइस की स्टैंडर्ड फैक्टर्स नहीं है। तो गोल्ड के तो जो करंट मार्केट प्राइस होता है और उसमें मेकिंग चार्जेस हटा के या जो भी डेप्रिसिएशन हुआ है वो कैलकुलेट करके आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे। बट क्योंकि डायमंड के कॉस्ट में किसी डायमंड का एक्चुअल का प्राइस ही निकाल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो उसका सेकेंडरी मार्केट बहुत ही ज़्यादा लिक्विड नहीं है, इसलिए डायमंड की हायर रीसेल वैल्यू भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एंड हिस्टोरिकली ये डेटा ये कहता है कि अगर आप डायमंड्स को रीसेल वैल्यू पर बेचना चाहते हैं तो यूजुअली आपको 25 to 50% तक का लॉस होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 100 रुपीज़ का कोई डायमंड खरीदा और अगर आप कुछ सालों बाद उसको बेचना चाहें तो आपको हार्डली 50 से 75 रुपीज़ तक में आप उसको बेच पाएंगे। आप कभी भी छोटे साइज वाले डायमंड को हायर रीसेल वैल्यू पर नहीं बेच पाएंगे। ओनली कुछ जो रेयर डायमंड्स होते हैं, साइज में कुछ बड़े डायमंड्स होते हैं जो कि बहुत ही जल्दी अवेलेबल नहीं होते या बहुत रेयर है मार्केट में या फिर नेचर में, वो डायमंड्स ही अप्रिशिएट करते हैं और उनको आप हायर रीसेल वैल्यू पर बेच पाते हैं। बट उन डायमंड्स को खरीदने के लिए भी बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए, इसलिए डायमंड्स का जो एवरेज ऑन एन एवरेज इन्वेस्टर के लिए रीसेल जो मार्केट है वो बिल्कुल भी नहीं है। एंड हिस्टोरिकली डेटा ये कहता है कि हर 10 में से सिर्फ एक डायमंड को ही जो बाइंग प्राइस था उससे ज़्यादा के प्राइस पर, सेलिंग प्राइस पर बेचा गया। एक और पॉइंट जो डायमंड के लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव साबित होता है वो ये कि क्योंकि गोल्ड रेयर है और गोल्ड को आप अभी आर्टिफिशियली नहीं बना पाते, बट डायमंड के केस में उसको आर्टिफिशियली बनाया जा सकता है। और एक नेचर से जो निकाला गया डायमंड और एक मैन मेड आर्टिफिशियली बनाया गया डायमंड में फ़र्क पता कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एंड जो भी आर्टिफिशियली डायमंड बनाया जाता है उसकी बाइंग कॉस्ट 50 to 60% लेस है एज़ कम्पेयर टू द डायमंड जो नेचर में अवेलेबल रहता है। इसलिए लोग मैन मेड डायमंड लेना भी आजकल प्रेफर करते हैं। एंड जब भी कोई चीज़ मैन मेड है, मतलब बनाई जा रही है, तो उसकी सप्लाई की इश्यूज़ नहीं है, वो रेयर नहीं है। तो रेयर नहीं है तो उसका प्राइस अप्रिशिएट करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। थर्ड पॉइंट, ह्यूज मार्कअप। जब भी आप डायमंड लेने जाएंगे तो डायमंड रिंग के साथ साथ आपको एक मेटल भी चाहिए, बिकॉज अगर आप एक डायमंड रिंग लेते हैं तो डायमंड तो ऊपर लगा होगा बट एक रिंग भी होगी नीचे। तो रिंग यूजुअली एक मेटल है एंड मेटल में अगर आपका डायमंड कलरलेस है तो लोग यूजुअली वाइट गोल्ड प्रेफर करते हैं। एंड अगर येलोनेस कलर का आपका डायमंड है तो लोग रेगुलर ट्रेडिशनल गोल्ड भी प्रेफर करते हैं। तो अगर मैं आपको डायमंड रिंग के कॉन्स्टिट्यूट का ब्रेकअप करके दिखाऊं, जस्ट एन एग्जांपल, अगर आप 100 रुपीज़ का एक डायमंड खरीदते हैं तो उसमें सिर्फ 72 रुपीज़ की जो प्राइस है वो आपको एक डायमंड की वैल्यू मिल रही है, डायमंड रिंग मिल रही है। उसमें से 17 रुपीज़ आपको डायमंड रिंग के लिए देने पड़ते हैं ऑन एन एवरेज, 3% GST देना पड़ता है एंड 8% यूजुअली उस डायमंड रिंग को बनाने के लिए मेकिंग चार्जेस होते हैं। तो 28% बाकी कंपोनेंट्स में चली जाती है कॉस्ट। आपको सिर्फ 72% या 72 रुपीज़ का डायमंड मिलता है। सो 100% में से ओनली 72% जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो टुवार्ड्स डायमंड जाती है। इसलिए डायमंड रिंग में या डायमंड की कोई भी ऑर्नामेंट ज्वेलरी बनाने में, खरीदने में जो ह्यूज मार्कअप फीस इन्वॉल्व है। एंड इसी कॉन्स्टिट्यूएंट मिक्सअप की वजह से जैसे कि हमने देखा कि 72% ही आपको सिर्फ डायमंड की वैल्यू मिलती है, उसी रीज़न की वजह से आप डायमंड को हायर रीसेल वैल्यू पर नहीं बेच पाते, बिकॉज उसमें GST आपका चला गया, मेकिंग चार्जेस आपके चले गए और जो 17% गोल्ड की भी वैल्यू थी वो भी ज्वेलर आपको काट के ही देता है। तो ओनली 72% से आपको खेलना पड़ेगा और उसको हायर प्रॉफिट पर बेच पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है डायमंड के केस में। सो 80s-70s के टाइम डायमंड माइंस वर डिस्कवर्ड इन साउथ अफ्रीका एंड एक कंपनी थी डी बियर्स नाम की जिसने उस माइंस के ऊपर कंट्रोल कर लिया था। सो बाय 1902 हर 10 में से 9 डायमंड्स वर माइंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय दिस कंपनी डी बियर्स। एंड डी बियर्स ने एक मोनोपोली बना ली थी डायमंड इंडस्ट्री के ऊपर और एक माफिया कार्टेल बना लिया था जो डायमंड्स को बहुत ही एग्रेसिवली प्रमोट कर रहे थे
एंड दे यूज टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ द डायमंड बाय आर्टिफिशियली रिड्यूसिंग द सप्लाई, ताकि मार्केट में डायमंड के प्राइसेस बढ़ते रहें। एंड लोगों को साइकोलॉजिकली ट्रिक करने के लिए भी डी बियर्स ने एक एक्सटर्नल मार्केटिंग एजेंसी हायर की थी, एंड वो मल्टीपल डिकेड्स में फ्रॉम 1817 से लेके 1920s तक डी बियर्स ने बहुत ही एग्रेसिवली डायमंड को प्रमोट किया एंड उसको एक नेसेसिटी दिखाना शो किया। सो डी बियर्स ने अपनी उस मार्केटिंग ट्रिक के थ्रू वो 40-50 सालों में ये शो करना चाहा कि डायमंड एक नेसेसिटी है, इट्स अ स्टेटस ऑफ लव, इट्स अ स्टेटस ऑफ लग्जरी, और आपको डायमंड की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। कोई भी फंक्शन हो, एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, अगर आपको किसी को गिफ्ट देना है तो व्हाट बेटर देन अ डायमंड रिंग। तो ऐसी नेसेसिटीज़ और मार्केटिंग कैंपेन्स के थ्रू एक परसेप्शन बनते गया लोगों के माइंड्स में कि डायमंड एक मस्ट चीज़ है अगर आपको कुछ गिफ्ट देना हो, और उसकी एक वैल्यू क्रिएशन की गई। इवन दो डायमंड्स की कोई स्टोर वैल्यू नहीं थी जो हमने पॉइंट 1, 2, 3 देखा, और ना ही आप डायमंड्स को हायर रीसेल वैल्यू पर भी बेच पाते हैं, तो ना ही एक वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हुआ। स्टिल आज के टाइम में भी एक लोगों के दिमाग में साइकोलॉजिकली ये बैठा हुआ है कि डायमंड एक लग्जरी आइटम है, और कोई भी गिफ्टिंग प्रोसेस हो तो डायमंड एक पहली चीज आ जाती है जो आप सोचें किसी को गिफ्ट देने के लिए। सो दिस इज ऑल बिलीव टू बी अ प्रॉपर मार्केटिंग कैंपेन रन बाय डी बियर्स, एंड इसी को लोग डी बियर्स कॉन्स्पिरेंसी के नाम से बोलते हैं। सो अगर मैं आज की वीडियो को सम अप करूं तो इन अ नटशेल, डायमंड किसी लड़की का बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, बट अगर कोई फाइनेंस का लड़का है तो डायमंड उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है, और वो शायद एक गिफ्टिंग भी नहीं होगा। सो डायमंड इज नथिंग बट अ वंस इन अ लाइफ टाइम गिफ्ट फॉर एनी स्पेशल ओकेजन, उसके अलावा कुछ नहीं। और अगर आपको बाकी के लाइफ के इन्वेस्टमेंट गोल्स पूरे करने हो तो गोल्ड, इक्विटीज़, म्यूचुअल फंड्स, बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ही बेस्ट हैं। सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड इसके अलावा ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी डायमंड की ट्रू रियलिटी पता लग पाए। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सिर्फ वीडियो ना देख के जाएं, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि फ्यूचर में हमारे आने वाली कोई भी वीडियोज़ आप मिस ना करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड एज ऑलवेज कीप लर्निंग।